अध्याय मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा तुम्हारा टेडी। तुम्हें कल उठते ही दिख जाएगा, ठीक है। निष्ठा ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर से उसके सीने से लग गई। अध्याय उसे लिए ही लेट गया, लेकिन वो तो अभी सोकर उठी थी, उसे नींद कहाँ ही आने वाली थी। वह बार बार उसे देखती, फिर वापस से अपनी नजरें नीची कर लेती, यह फिर देखती ही और फिर दूसरी तरफ देखने लग जाती। अध्याय ने उसे देखा और फिर बोला, क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रही हो? बार बार निष्ठा उठकर बैठते हुए बोली, नींद नहीं आ रही है, आइसक्रीम खाना है। अध्याय हैरानी से उसे देखने लगा। उसने टाइम देखा, रात के बजने को आए थे। इस लड़की को इस टाइम पर भी आइसक्रीम चाहिए थी। अध्याय ने उसे देख समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तानी, ये कोई टाइम नहीं है आइसक्रीम खाने का, और वैसे भी तुम आधी रात को क्या ही करोगी आइसक्रीम खाकर? सोना है ना, चलो सो जाओ। लेकिन वो तो जिद पर ही अड़ी थी। उसने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है। मतलब खानी है, खानी है, कहीं से भी ला कर दो, बस आइसक्रीम खानी है। वह बार बार चिल्ला रही थी। बगल के ही कमरे में सार्थक और वानी सो रहे थे, जिनके साथ अर्थ भी था। लेकिन निष्ठा के इस तरह चिल्लाने से सार्थक की नींद टूट गई। वहीं अर्थ भी उठ चुका था। वानी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हालांकि आवाज़ इतनी तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वह आराम से सुन सकते थे। वो चिल्ला ही इतनी जोर से रही थी। अध्याय ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे बेड पर गिराते हुए उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या कर रही हो? सबको जगाओगी क्या? आधी रात हो रही है, सब लोग सो रहे हैं। निष्ठा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा, फिर उसके हाथ को काट दिया। अध्याय ने दर्द से अपना हाथ उठाया और फिर आह भरते हुए बोला, क्या कर रही हो पागल लड़की? दिमाग ठिकाने पर है या हिल गया है? निष्ठा ने उसे घूर कर देखा और फिर बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, बस खानी है। अध्याय उसे देख रहा था। क्या सच में उसका दिमाग खराब हो गया था? तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अध्याय ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सार्थक और अर्थ खड़े हुए थे। अर्थ ने निष्ठा को देखा, जो रूठ कर बैठी हुई थी। फिर उसने अपने भाई को देखा नहीं, घूर कर देखा, जैसे वह कह रहा हो, आपने मेरी भाभी को नाराज क्यों किया? क्या बात है अध्याय? यह निष्ठा चीखी क्यों? ठीक तो है ना वह? अध्याय ने गहरी सांस ली और बोला, इसका ना दिमाग खराब हो गया है। आधी रात को इसे आइसक्रीम खानी है। खुद तो सोकर उठ चुकी है, इसलिए अब इसे नींद ही नहीं आ रही है और इसे मिडनाइट क्रेविंग स्टार्ट हो चुकी है। सार्थक ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी, फिर बोला, ठीक है, संभालो तुम अपनी बीबी को, मैं तो चलता हूँ सोने। तभी अर्थ भागकर किचन की तरफ गया। अध्याय ने उसे देखा और बोला, यह कहाँ जा रहा है?
सार्थक ने उसे देखकर कहा, मुझे भी नहीं पता है। थोड़ी देर में अर्थ आइसक्रीम का टब लेकर उसके कमरे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में 2 स्पून थे। उसने सार्थक और अध्याय को अब पूरी तरह से इग्नोर किया और सीधा निष्ठा के पास जाकर बेड पर बैठ गया। निष्ठा ने जब उसके हाथ में आइसक्रीम देखी तो खुश हो गई। अर्थ ने जल्दी से वह टब खोला और दोनों बेड पर बैठकर उसे जल्दी जल्दी से खाने लगे। सार्थक उन दोनों को देखकर हंस पड़ा और अध्याय को देख बोला, बचपन संभालो अब इसका। शांत स्वभाव बहुत देख लिया तुमने इसका, लेकिन अब जब बचपने पर आई है तो परेशान तो करेगी। अध्याय के होंठों पर उसे ऐसे देख मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराहट करके ही बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं संभाल लूँगा। वैसे भी जो उसने खोया है, मुझे एक एक करके सब कुछ उसे वापस देना है। सार्थक ने उसका कंधा थपथपाया और अपने कमरे में चला गया। वह जानता था कि अब उसका बेटा उसके साथ नहीं जाने वाला। अध्याय जाकर उन दोनों के पास बैठा। निष्ठा ने उसे देखा और एक स्पून आइसक्रीम लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अध्याय ने ना में गर्दन हिलाई तो निष्ठा ने कंधे उचकाकर खुद खा ली। दोनों देवर और भाभी ने मिलकर पूरा आइसक्रीम टब टच कर दिया। अध्याय ने उन दोनों के चेहरे की ओर देखा। जगह जगह दोनों ने आइसक्रीम लगा कर रखी हुई थी। हाथ के नाक पर और होंठों के आसपास आइसक्रीम लगी हुई थी। तो वहीं निष्ठा का भी ऐसा ही कुछ हाल था। अध्याय ने उन दोनों को देखा और फिर हंसकर बोला, अब जाकर दोनों हाथ मुंह धो कर आओ और फिर जाओ चुपचाप सो जाओ आकर। अब जब दोनों अपनी डिमांड पूरी कर चुके थे तो चुपचाप उठकर वॉशरूम की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों आए और एक दूसरे से लिपट कर सो गए। अध्याय देख एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। वो कुछ ठीक थी। यह उसके लिए राहत की बात थी। अगली सुबह सिसोदिया मेंशन। अश्विनी जी सुबह सुबह किसी से फोन पर बातें ही कर रहे थे कि परी जी आजकल उनसे ना तो ढंग से बात कर रही थी और ना ही कुछ कह रही थी, जो उन्हें काफ़ी अखर रहा था। उनके इतने सालों के रिश्ते में कभी भी ऐसा अबोलापन नहीं आया था जैसे कि अब आ चुका था। अपनी गलती होते हुए भी अश्विनी जी झुकने को तैयार ही नहीं थे। वहीं परी जी ने अब तय कर लिया था कि वह अपनी बच्ची का साथ जरूर देंगी। आज तक उन्होंने अश्विनी जी की हर बात में हाँ मिलाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी उस छोटी सी बच्ची को भी उनके कहने पर ही बोर्डिंग में डाल दिया था। वह चाह कर भी उस वक्त कुछ कर नहीं पाई। अश्विनी जी हमेशा ही उन्हें कुछ न कुछ करके उन्हें मना ही लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। परी जी ने उनकी बातें सुनी। वह किसी से बात कर रहे थे, प्रकृति का पता करने को कह रहे थे। प्रकृति का नाम सुनकर परी जी की आंखों में सख्त भाव उतर आए। वह जानती थी कि अगर प्रकृति यहाँ आई तो पक्का ही निष्ठा की जिंदगी में
मुश्किलें बढ़ेंगी और वह ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह देख कर आई थी कि उनकी बेटी खुश थी जहाँ उसे कभी प्यार नहीं मिला था। अब कम से कम उस घर में तो उसे प्यार व इज्जत मिल रही थी। लेकिन अश्विनी जी अब भी प्रकृति को ढूंढने में लगे थे, जबकि वह लड़की शरेआम उन सब की इज्जत को उछाल कर चली गई थी। मेहमानों के बीच कितनी बदनामी होनी थी, इस बात का अंदाज़ा उन्हें बखूबी था। लेकिन अध्याय निष्ठा की शादी ने लोगों के मुंह ही बंद कर दिए थे। अश्विनी जी ने फ़ोन रखा तो परी जी बरस पड़ी। तो एक बार फिर आप उसे यहाँ लाने की सोच रहे हैं, वह भी तब जब सरेआम वह समाज में हमारी इज्जत को उछाल कर जा चुकी है। अश्विनी जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोले, बड़ी बेटी है वो इस घर की, भूलिए मत। तो आप भी यह बात मत भूलिए कि निष्ठा की शादी हो चुकी है, वह भी इस लड़के से जिससे आपकी बड़ी बेटी शादी करने वाली थी, जिसे वह मंडप पर छोड़कर चली गई थी। परी जी ने एकदम चिल्लाते हुए कहा। अश्विनी जी उन्हें देखने लगे तो वो आगे बोली, याद रखिए मिस्टर अश्विनी ससोदिया, आज तक हर बात मानी है आपकी। आपने जो कहा, जैसा कहा, सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन इस बार अगर मेरी बेटी की खुशियों पर बात आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आप लाइए अपने इस घर की बड़ी बेटी को यहाँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपकी उस बड़ी बेटी ने मेरी बेटी की खुशियों को छीनने की कोशिश की तो फिर मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या ही कर बैठूंगी। उनकी बात सुनकर अश्विनी जी हैरानी से खड़े रह गए। आज से पहले परी जी ने कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। यह पहली बार था जब वो इस तरह से बात कर रही थी। अश्विनी जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह जाएंगी कहाँ, उसे वापस तो आना ही है। परी जी ने उन्हें देखा और सक्रोजम में साथ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, आपकी लाडली तो ठहरी, आप उसे वापस तो लाएंगी ही। कभी आपने मेरी बेटी पर तो ध्यान नहीं दिया, कभी आपने यह नहीं सोचा कि उस मासूम पर क्या ही बीत रही होगी। वह अकेली थी, एक 8 साल का बच्चा जो खुद को संभालना तक नहीं जानता था। आपने उसे बोर्डिंग में डलवा दिया और आप क्या उम्मीद करते हैं? अपनी बड़ी बेटी की गलतियों को आपने हमेशा ही छुपाया है, आगे भी ऐसे ही छुपाते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए, जिस दिन प्रकृति इस घर में आई और उसने मेरी बेटी की खुशियों को नज़र लगाने की ज़रा भी कोशिश की तो मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और कभी लौट कर आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। याद रखिएगा मेरी बात। उनकी यह बात सुनकर तो अश्विनी जी को झटका लगा। आज वह उन्हें छोड़कर जाने की बातें कर रही थी, लेकिन परी जी अब बिना कुछ सुने वहाँ से बाहर की ओर जा चुकी थी। वहीं आयु, जो कि कॉलेज के लिए निकलने वाला था, अपने माँ पापा की बातें सुनकर परेशान सा खड़ा बस उन्हें ही देखता रह गया।
उसे भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसकी बड़ी बहन ने सब कुछ इतना उलझा जो दिया था। इधर मिहिर का काम वापस उसी स्पीड से चल पड़ा था। हीर उसके आसपास ही रहती थी। काम में वो अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मिहिर को चिढ़ा सी जाती थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो खुद को शांत किए हुए रहता था। आखिर वो अध्याय की बहन थी। उस पर उसकी पर्सनल असिस्टेंट होने के बावजूद से वो पूरा दिन उसके आस ही पास रहती थी। लेकिन मिहिर उसे टॉलरेट करना सीख चुका था। उसकी अतरंगी हरकतें अब उसकी भी आदत होती जा रही थी। वो अपनी डेस्क पर बैठी अपना काम ही कर रही थी कि तभी उसकी नज़र मिस्का पर गई। हमेशा की तरह वह अपने बोर्ड और तार में मटकते हुए मिहिर के केबिन की तरफ ही जा रही थी। उसने उसे देखकर मुंह बनाया और मन ही मन बोली, हर दूसरे दिन मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आती है? इसे और कोई काम नहीं है क्या? आखिर इसे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हेड किसने बनाया है? खुशी जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी, वह हंसकर बोली, तेरे दिमाग में यही चल रहा है ना कि इसे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हेड किसने बना दिया? हीर ने हैरान होकर उसे देखा और फिर बोली, क्या तुम माइंड रीडिंग भी करती हो? उसकी बात सुनकर खुशी हंसकर बोली, अरे नहीं यार, यह नॉर्मल सी बात है। यहाँ बैठा हर स्टाफ मेंबर उसके बारे में यही सोचता है। वह हर दूसरे दिन यहाँ होती है, तो जाहिर सी बात है ना, यह सोचना भी तो बनता है, क्या उसके पास कोई काम धंधा नहीं है जो वह कर सके बैठकर? अरे इससे ज़्यादा तो बिजी तो हम लोग रहते हैं। उसकी बात पर हीर भी हंस पड़ी। तभी खुशी बोली, वैसे तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मिहिर सर के केबिन में जाओ। उस चुड़ैल के चुंगल से उन्हें बचाना भी तो है। वो एक बार फिर से हंसी और बोली, हाँ, मैं देख कर आती हूँ क्या चल रहा है वहाँ पर। उसने जाकर वह अपना बोलकर नोटपैड उठाकर मिहिर के केबिन पर तरफ बढ़ गई। उसने जाकर केबिन का दरवाज़ा खोला तो कुछ हैरान सी रह गई। मिहिर अपनी चेयर पर बैठा था, लेकिन मिस्का उसके बेहद करीब झुकी हुई खड़ी थी। हालांकि मिहिर इस बात से इरिटेट हो रहा था जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इतनी चिढ़ तो शायद उसे हीर के आसपास सोने पर भी नहीं होती थी। हीर ने घूर कर मिस्का को देखा, लेकिन जब मिस्का ने हीर को बिना नॉक किए अंदर आते हुए देखा तो उस पर भड़कते हुए गुस्से से बोली, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि केबिन में आने से पहले डोर नॉक किया जाता है? उसकी बात सुनकर हीर के चेहरे के भाव भी सख्त हो गए। वहीं मिहिर ने भी मिस्का को घूर कर देखा। उसकी टोन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हीर ने उसे दो टूक सा जवाब देते हुए कहा, मुझे तो यहाँ बिना नॉक किए आने की परमिशन है, लेकिन क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या जो हर दूसरे दिन मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती हो?
मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हेड किसने ही बना दिया। मतलब सीरियसली, तुमको कोई सच में काम धंधा है भी या नहीं? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का काम ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसा है तो हमें उस टीम को ही हटा देना चाहिए। मी सर उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों ही कर रहे हैं? उसने सीधे सीधे जो मुंह में आया वह बोल दिया। जहाँ मिस का उसे गुस्से से घूर रही थी, वह मिहिर को हंसी आ रही थी, जिसे उसने एक फॉर्मल स्माइल में बदल दिया। वह लड़की सच में अजब गजब थी। मिस्का ने दांत वींचते हुए कहा, यू ब्लडी। कि तभी हीर अपना नोटपैड टेबल पर पटकते हुए जोर से कहा, जवान को लगाम देना अपनी। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुनूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो मैं क्या हूँ और मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसलिए तुम अपनी औकात में रहकर बात करो। उसके इस तरह बोलने पर मिस्का हैरान थी। अब उसे के पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। उस पर ही उसकी काफ़ी बेइज्जती भी कर चुकी थी। वह पैरों को पटकते हुए वहाँ से बाहर की ओर निकल गई। उसके जाते ही ने गहरी सांस ली और मिहिर के सामने वाली चेयर पर बैठकर मुंह बनाकर बोली, अजीब आफत है, बिना बुलाए ही गले पड़ जाती है। इस बार मिहिर खुलकर हंस पड़ा। हीर ने हैरानी उसे देखा। वह हंसते हुए काफ़ी ही चार्मिंग लग रहा था। हीर की तो नज़रें उस पर टिक चुकी थी और उसे हंसते हुए देखकर उसके होठों पर भी एक मुस्कान आ चुकी थी। इधर अध्याय ने जैसे निष्ठा से कहा, उसे उसका टेडी वापस मिल चुका था। वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन आज अध्याय ऑफिस नहीं गया था। असल में उसने आज निष्ठा और अर्थ को लेकर मूवी जाने का सोचा। उसने उन दोनों को देखा और बोला, कौन सी मूवी देखोगे तुम लोग? वहाँ एक 3D मूवी लगी थी। अर्थ ने जल्दी से कहा, 3D वाली भैया? अध्याय ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, तो चलो फिर। वह उन लोगों को लेकर हॉल की तरफ बढ़ गया। पूरी मूवी के दौरान उसकी तो नज़रें बस निष्ठा पर ही टिकी हुई थी, पर आर्थ के साथ वह पूरी मूवी देखते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वह जानता था यह सारे एक्सपीरियंस उसके लिए एकदम नए हैं, इसलिए वह उसे खुश देखकर खुश था। दोनों को मूवी दिखाने के बाद उसने उन्हें बाहर ही लंच करवाया और उसके बाद घर लेकर आया। निष्ठा बेहद खुश नज़र आ रही थी। उसके आते ही सैलवी जी को देखा और चहक कर बोली, माँ, आपको पता है मूवी कितनी अच्छी थी? आपको भी चलना चाहिए था ना? मैंने कहा था चलो साथ में, पर आपने ही नहीं। सैलवी जी मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, तुमने देखा ना, हम अगली बार सब साथ में चलेंगे, ओके? तभी बानी आते हुए बोली, कहाँ बाहर जाने की बातें हो रही हैं भाई? सैलवी जी ने उसे देखा और बोली, मूवी निष्ठा और अधरवाज अधर अध्याय के साथ मूवी देख कर आए हैं, तो बस हम वही बातें कर रहे हैं। तभी बानी बोली,
वैसे घर पर मूवी नाइट किए हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं तो कहती हूँ आज मूवी नाइट हो ही जाए। क्यों अध्याय?